उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जनपद इकाई बांदा। कोरोना वायरस के संदर्भ में कल प्रसारित पहली कड़ी में हमने यह जानने की कोशिश की थी कि कोरोना वायरस को कोरोना वायरस क्यों कहते हैं, कोरोना नाम कहां से आया, वायरस क्या हुआ करता है, क्यों इसके साथ 19 का सफिक्स जोड़ा जाता है, आदि कई बातों पे कल हमने चर्चा की थी। आज कोरोना वायरस के संबंध में प्रसारित इस दूसरी कड़ी में हम कुछ अन्य जानकारियों के साथ साथ आम जनमानस को जागरूक करने हेतु परिचर्चा करेंगे। अगर आप भारतवर्ष के रहने वाले हैं और किसी को फोन कर रहे हैं तो तत्काल फोन करते ही आपको 3 बार खांसी की आवाज सुनाई पड़ेगी और इसके बाद आपको यह चेतावनी दी जाएगी कि अपने हाथ से आप अपनी मुंह, नाक और आंखों को छूने से बचें। कॉलर ट्यून आपको यह भी बताएगा कि अपने हाथों को बार बार साबुन से धोएं। ऐसा करने से आप कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं। कॉलर ट्यून पर आपको यह भी बताया जाएगा कि आप सामाजिक व्यवहार करते हुए, लोगों से मेल जोल करते हुए 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। इतना सब सुनने के बाद आपकी कॉल संबंधित व्यक्ति से कनेक्ट हो पाएगी। आश्चर्य तो तब होता है जब कॉलर ट्यून पर इतनी बातों को सभी टेलीफोन कंपनियों के लिए आवश्यक कर दिया गया है। चाहे वोडाफोन हो, चाहे जियो, चाहे BSNL या कोई भी हो, हर एक की कॉलर ट्यून पर आपको यह सुनाई देगा। कोई सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी इस बात को जान सकता है कि कोई राष्ट्रीय आपदा है जिससे सचेत करने के लिए आपको सरकार इतनी बातों के लिए आगाह कर रही है। लेकिन जरा सोचिए, इस समय भारतवर्ष में और विशेष रूप से उत्तर भारत में मौसम इतना खराब है कि हर घर में कोई ना कोई जुकाम या खांसी से पीड़ित है। खांसी और जुकाम से पीड़ित व्यक्ति हाथ में रुमाल लेकर क्या करता है? बार बार अपने रुमाल से अपनी नाक पोंछता है क्योंकि उसे छींक आ रही होती है, मुंह पोंछता है क्योंकि उसे खांसी आ रही होती है, और छींक और खांसी के कारण अपनी आंख से निकलने वाले आंसुओं या कहिए आंख से पानी जैसे श्राप को पोंछता रहता है। उस पर तुर्रा यह देखिए कि चेतावनी दी जा रही है अपने हाथ से अपनी नाक, आंख और मुंह को ना छुएं। क्यों दी जा रही है ऐसी चेतावनी? क्या अपने हाथ से हम अपने कान को छू सकते हैं? क्या कान को छूने से कोई संक्रमण नहीं होगा? क्या शरीर के अन्य अंगों को छूने से संक्रमण नहीं होगा? कोरोना वायरस कैसे संक्रमित करता है, इसे जानने की आवश्यकता है। आप केवल अपने हाथ से अपनी नाक, मुंह और आंखों को अगर ना छुएं तो आपको संक्रमण होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा यह कोरोना वायरस, जिसने इस समय भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व में उत्पात मचा रखा है, हमारी नाक से छींक के द्वारा निकलने वाला पानी या खांसी से मुंह के समय निकलने वाला पानी अथवा नाक से छींकने और खांसने के समय आंख से स्रावित होने वाले पानी की छोटी छोटी बूंदों में रहता है। जी हाँ, यह इन्हीं पानी की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में रहता है। यह हमारे खून में नहीं रहता। इसका संक्रमण खून से नहीं होता। बहुत से लोग सोचते हैं कि इसका संक्रमण खून से होगा। नहीं, इसका संक्रमण खून से ना होकर इन्हीं पानी की छोटी छोटी बूंदों से होता है। इन्हीं पानी की छोटी छोटी बूंदों में यह वायरस रहता है, और अगर आपने खांसते, छींकते अथवा आंख से निकलते हुए पानी को अपने हाथ से छुआ और आपके हाथ में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ तो आप अपने शरीर को भी निश्चित रूप से इन्फेक्टिशियस या संक्रमित कर लेंगे। लेकिन इसके विपरीत, यदि आप अपने हाथ से खांसते, छींकते अथवा आंख से खांसी और छींक के कारण निकलने वाली पानी को पोंछने के लिए नाक, मुंह और आंख को नहीं छू रहे हैं, तो अगर आपको इन्फेक्शन भी हुआ है, अर्थात आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में भी आ गए हैं जो कोरोना वायरस से संक्रमित था और उसके कारण आपके हाथ अथवा शरीर में संक्रमण आ गया है, तब भी बाहरी वातावरण में केवल 3 घंटे के अंदर यह वायरस मर जाता है। इस कारण आपको यह इन्फेक्टिशियस नहीं कर पाएगा। इसीलिए कॉलर ट्यून पर यह चेतावनी दी जा रही है कि खांसते, छींकते अथवा खांसने और छींकने के कारण आंख से निकलने वाले पानी को आप अपने हाथ से ना छुएं। कोरोना वायरस शरीर से निकलने वाले श्राव या कहिए पानी के ड्रॉपलेट का इन्फेक्शन है। इस वायरस को आइसोलेट करते हुए इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने में इसी कारण बहुत देर लगी, क्योंकि यह खून में नहीं पाया जाता। खून का परीक्षण करने के बाद यह वायरस उससे अलग नहीं किया जा सकता। हाँ, कुछ देश के वैज्ञानिक इस विधि पर जरूर काम कर रहे हैं कि जब आपका शरीर किसी विशेष वायरस से संक्रमित या इन्फेक्टिशियस होता है तो उस वायरस से रक्षा करने के लिए आपका शरीर कुछ एंटीबॉडी का निर्माण स्वयं किया करता है। अगर किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस का संक्रमण है तो उस व्यक्ति का शरीर स्वयं ऐसी एंटीबॉडी का निर्माण कर रहा होगा जो कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में उपयोगी हो। खून का परीक्षण करके यह जाना जा सकता है कि व्यक्ति के अंदर कोरोना वायरस की एंटीबॉडी का निर्माण हुआ है अथवा नहीं, और इससे यह भी जाना जा सकता है कि व्यक्ति कोरोना वायरस से पीड़ित था अथवा नहीं। परंतु खून का परीक्षण करके कोरोना वायरस को आइसोलेट करना या परीक्षण के लिए रक्त कणिकाओं से अलग नहीं किया जा सकता। वायरस बेहद छोटा होता है।
अगर आप अपने शरीर की सबसे छोटी इकाई जिसे कोशिका कहते हैं या जिसे अंग्रेजी में सेल कहा जाता है उसे कई हजार गुना बड़ा करके देखें और वह एक फुटबॉल के आकार की हो जाए तो उसकी तुलना में आपका वायरस एक दवाई के समय जो आप कैप्सूल लेते हैं उसके आकार का होगा। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि हमारा यह वायरस कितना छोटा होगा। लेकिन रुकिए, कोरोना वायरस कोशिका की तुलना में तो बहुत छोटा होता है, लेकिन अन्य वायरसों की तुलना में यह बहुत बड़ा होता है। कुछ इस प्रकार आप जान सकते हैं कि जैसे औसत लंबाई भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति की 5 से 6 फीट के भीतर होती है, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि वह 9 फीट की लंबाई का हो। कोरोना वायरस 9 फीट की लंबाई वाले व्यक्ति के समान होता है। यह अपने आकार में बहुत बड़ा होता है, इसलिए आसानी से किसी भी जाली के द्वारा रोका जा सकता है और इसी कारण मुंह और नाक को ढकते हुए मास्क लगाने की सलाह प्रत्येक उस व्यक्ति को दी जाती है जो कोरोना वायरस से संक्रमित है। आप ध्यान देंगे तो पाएंगे हॉस्पिटल में जितने भी लोग आइसोलेशन या भर्ती किए गए हैं सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे इस वायरस को रोका जा सके। आम आदमी जिसे संक्रमण नहीं हुआ है वह केवल अपने हाथ से आंख, मुंह और नाक से निकलने वाले द्रव्य को अगर ना छुए तो संक्रमण से बचा रहेगा। परंतु संक्रमित व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह मास्क पहनकर ही बाहरी सामाजिक दुनिया में व्यवहार करे, क्योंकि उसी से कोरोना वायरस को फिल्टर करते हुए रोका जा सकता है। अच्छा, कॉलर ट्यून में हर बार यह क्यों कहा जा रहा है कि अपने हाथों को लगातार साबुन से धोते रहें? अगर हम अपने हाथों को साबुन से ना धोएं तो क्या होगा? इसके साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि ऐसे सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें जो अल्कोहल बेस्ड हो या इसके लिए डिटॉल का इस्तेमाल करें। ध्यान रखिएगा, वायरस की कोई कोशिका नहीं होती। वायरस केवल और केवल आम जीवन में पाए जाने वाले धागे के छोटे से छोटे टुकड़े जैसी संरचना को एक दवाई के कैप्सूल के अंदर बंद करके उसे बेहद छोटा करके कई हजार गुना छोटा कर दिया जाए तो उस प्रकार का हुआ करता है। ऐसे कैप्सूल के अंदर एक दवा होती है। आप स्वयं अपने दैनिक दिनचर्या में देखते हैं कि कैप्सूल के अंदर एक ऐसी दवा बनाई जाती है। आप उस दवा को कैप्सूल के बाहरी आवरण में संरक्षित करते हुए पानी के साथ निगल लेते हैं तो पेट के अंदर कैप्सूल जाकर गल जाता है और दवाई अपना प्रभाव शरीर पर डालती है। उसी प्रकार कोरोना वायरस के संबंध में यदि आपने अल्कोहल बेस्ड अथवा डिटॉल या साबुन से अपने हाथों को धोया तो वायरस के बाहर का आवरण अर्थात कैप्सूल फट जाता है। कोरोना वायरस के लिए साबुन, डिटॉल और अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर उसी प्रकार का कार्य करते हैं जिस प्रकार मानव शरीर के लिए तेजाब और वह भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड काम करता है। जैसे मानव का शरीर तेजाब को सहन नहीं कर पाता और गल जाता है, उसी प्रकार कोरोना वायरस की बाहरी कवर इससे जल जाती है और यह बेकार हो जाता है। इसीलिए बार बार हाथ को साबुन से धोते रहने की सलाह दी जा रही है। लेकिन बाहरी वातावरण में कोरोना वायरस 3 घंटे तक ही अपनी संरचना को बनाए रख सकता है। अगर यह किसी धातु या अन्य किसी वस्तु के ऊपर गिरा तो 9 घंटे तक अपनी संरचना को बनाए रख सकता है। थोड़ी सी सावधानी से इससे बचा जा सकता है। कोरोना वायरस के संबंध में हमारी इस प्रस्तुतिकरण पर आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। कल पुनः कोरोना वायरस की प्रस्तुतिकरण के संदर्भ में तीसरी कड़ी में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि एड्स, फ्लू, कॉमन कोल्ड और अन्य वायरस की तुलना में कम घातक होते हुए भी क्यों यह एक महामारी के रूप में यह फैल रहा है और इस महामारी से बचने के लिए इतनी सावधानी बरतने की क्यों आवश्यकता है। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जनपद इकाई बांदा।